हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास देखने वाले हैं। इसमें हम हिस्ट्री का कक्षा 8 देखेंगे। कक्षा 8 में हम पेज नंबर 106 से 117 तक का सॉल्यूशन करेंगे और इस क्लास में हमारा कक्षा 8 समाप्त हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो एवं आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये सीरीज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये एनसीईआरटी से जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न छपते हैं। खास करके बिहार में जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं, बीपीएससी, एडीओ, TRE4, बीएसएससी एवं अन्य एग्ज़ाम, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण साबित होगा। बिहार एग्ज़ाम में जो है एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिछले प्रश्न का आंसर है। पिछला प्रश्न मेरा था, केरल में निम्न जाति को लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? केरल में जो है निम्न जाति को लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? तो उसी का आंसर है ये ऑप्शन बी, श्री नारायण गुरु ने चलाया था। श्री नारायण गुरु ने चलाया था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मथुआ पंथ के चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ जो है अहिजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव, यही है इसका विश्लेषण। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। गुलामगिरी जो है निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों की में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है केवल 1 नंबर कथन सत्य है। केवल 1 नंबर कथन सत्य है कि जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे। ये कथन इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को सत्यशोधक समाज नामक संगठन का स्थापना किया था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जो है सत्यशोधक समाज नामक संगठन का स्थापना किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ने जो है सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ग युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अति शूद्रों यानी अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के संगे संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 नंबर इसका कथन सही है। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है इसमें कथन 1, 3 और 4 सही है।
उन्हें जो है स्कूल में कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। बिल्कुल सही कथन है। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। और 1927 में जो है अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पूर्वाग्रह क्या होता है? स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नकलों से पानी पीने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, नलकों से। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में जो है उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महाजाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, 1927 में जो है अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, तो निम्न में से किस जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है महार जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में जो है गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ई.वी. रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन सही है? इसमें जो है ये दोनों कथन सही है। इन्हें पेरियार के नाम से जानते थे और स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत भी जो है इन्होंने ही की थी। ये दोनों तो सही है ही। और ये तीसरा कथन भी सही है कि ये जो है हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी सही है। इस दावत में जो है निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ जो है बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अछूतों के स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामास्वामी नायकर ने। रामास्वामी नायकर ने जो है स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय के पहले भारतीय जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन आध्यात्मिक गौरव की पुनर्स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विवेकानंद। विवेकानंद ने स्थापित किया था। राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है। निम्न में से प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1867 में बम्बई में। 1867 में जो है बम्बई में प्रार्थना सभा का स्थापना किया गया था। 1867 ईस्वी में जो बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंद, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। 1870 और 1880 के दशकों में राजनीतिक संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। और दूसरा है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद एक का बुनियादी तत्व होता है जो भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। दोनों कथन जो इसमें सत्य है।
1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों के लिए या सबके लिए, सर्व सभी जनिक लोगों का। यानी हालांकि इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक जो है उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट कब पारित किया? निम्न में से ब्रिटिश सरकार ने जो है आर्म्स एक्ट कब पारित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये पारित किया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इल्बर्ट बिल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें जो है केवल 1 नंबर कथन सही है। इल्बर्ट बिल के बारे में जो है केवल 1 नंबर कथन सही है कि इसका उद्देश्य जो है भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। 1883 में जो है सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजी को असली रवैये का पता चलता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनमें जो है केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है। इनमें केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में सही है। इसका मकसद जो है भारत में भारतीय और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। दूसरा है, इस अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को निर्णायक बना दिया। इसके विरुद्ध अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। ये दोनों कथन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रमुख पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अठारह सौ 85 में जो है देश भर के कितने प्रतिनिधि ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में जो है देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता जो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है।
तो इनमें जो है कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से जो है कोई भी कथन सत्य नहीं है, सारे कथन इनमें सत्य है। अपने पहले 20 साल में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। कांग्रेस ने सरकार और शासन भारतीय को विधान परिषदों में भारतीयों की जगह दी जाए। कांग्रेस ने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित किया जाए। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है दादा भाई नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये बिल्कुल चर्चित प्रश्न है और ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, तिलक ने नारा दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सैन्य व्यय में वृद्धि, शस्त्र अधिनियम को रद्द करना, ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। भारतीय करण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि निर्यात की वजह जो है खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती किया जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसने जो है नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। निम्नलिखित में से गरम दल का नेता कौन नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गरम दल का नेता नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गरम दल का नेता नहीं था। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने जो है निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उग्रवादी नेता के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 सही है। कथन 1, 2 और 3 इसमें सही है। रचनात्मक था, आत्मनिर्भरता था, रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर देना, बिल्कुल सही कथन है। बाकी 2 कथन इधर है, उसको देख लेते हैं। उग्रवादी नेताओं से निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। भारतीय लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ये जो है उग्रवादी नेताओं के बारे में बिल्कुल सही कथन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब किया गया था? बंगाल विभाजन जो है कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन किया गया था। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कथन 1 और 4 इसमें जो है सही है। बंगाल को प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया। और चौथा है कि उसके विरोध में जो है उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन जो है इसमें असत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि केवल 1 नंबर कथन जो है इसमें असत्य है। बाकी सभी कथन इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन है कि यह आंदोलन जो है स्वतंत्रता संघर्ष में शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था। ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका सही इसका है कि यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक संघर्ष था, जिसका सीधा प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक विकास पर पड़ा। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। अगला है, यह आंदोलन बंगाल विभाजन की घोषणा की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता
स्वदेशी और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए जो है आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिस्सा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुसलमान और नवाबों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो है कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान भी ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है कथन 1 और 3 सही है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई थी और जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। ये तो मैंने पढ़ लिया था। कांग्रेस के मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी किस अधिवेशन में अलग हो गई थी? कांग्रेस के मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी किस अधिवेशन में अलग हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये अलग हुई 1907 के अधिवेशन में। 1907 के अधिवेशन में जो है ये अलग हुई। 1907 में जो है कांग्रेस टूट गई थी। मध्यमार्गी घड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है जो कहीं सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में जो है दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। यानी सूरत अधिवेशन में जो है 1907 में दोनों अलग हुए थे। कांग्रेस विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन। उसके बाद 1916 में दोनों एक साथ मिल गए थे। 15 में जो है एकता स्थापित हुई थी और 16 में एक साथ मिल गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1916 के सूरत अधिवेशन में। 1916 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी उम्र क्या थी? महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उसकी उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसकी उम्र उस समय थी 46 साल। 46 साल उसकी उम्र उस समय थी। ये प्रश्न जो है इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी है 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलते जुलने का मौका मिल चुका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुआ था? गांधी जी ने जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहां किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
ये किया था 1895 में डरबन में। 1895 में जो है डरबन में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है 1 और 3 नंबर कथन जो है वो सत्य है। इसमें 1 और 3 नंबर कथन वो सत्य है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चला रहे थे। ये बिल्कुल असत्य कथन है। और तीसरा है कि भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ये कथन भी असत्य है। सत्य कथन है इसमें कि गांधी जी जो है 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरा है कि महात्मा गांधी भारत के लोगों और उनकी ज़रूरतों को, हालातों और को समझने के लिए पहले साल पूरे भारत का दौरा किया था। ये दोनों कथन जो है सत्य है, बाकी ये 1 और 3 नंबर कथन असत्य है। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी ने जो है 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने जो है पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? ये आया था 1919 में। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट कानून आया था। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य, बस इतना ही है। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर कथन इसमें सही है कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना, ये जो है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। उन्नीस सौ 19 में जो है गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं के पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम को शैतान का कारतूत और निरंकुशवादी बताया? निम्न में से किस अधिनियम को शैतान का कारतूत और निरंकुशवादी बताया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट को बताया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की कारतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने जो है लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में, अपमान व यातना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो है किस कानून के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में
अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए किस वर्ष हड़ताल करने की योजना बनाई थी? महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किस वर्ष हड़ताल करने की योजना बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये योजना बनाई थी 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक योजना बनाई थी, हड़ताल योजना। निम्नलिखित में से जो है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1, 3 और 4 जो है सही है। 2 को छोड़कर बाकी तीनों कथन जो है इसमें सही है। रॉलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था और सरकार ने जो है इन आंदोलनों को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था और इसी नरसंहार पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। रॉलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने जो है इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट एक्ट के दौरान लोगों ने जो है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ए और बी। खिलाफत आंदोलन के नेता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? उसका नेता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत का मुद्दा जो है इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जो है खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब यह एक सर्वव्यापी और सहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आह्वान किया, आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें जो है 1, 2 और 3 नंबर कथन सही है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में जो है कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन ने यह मांग की कि खलीफा को मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और खिलाफत आंदोलन में कट्टरपंथी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने किया था। तीसरा है, भारत के मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जो भारतीय मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर सके। ये तीनों कथन जो है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह कहाँ किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए थे। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने जो है अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कहाँ के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये था खेड़ा गुजरात के लोगों द्वारा चलाया गया था। खेड़ा गुजरात के लोगों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जो है संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये निभाया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने निभाया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वहां पर स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड हुआ था फरवरी 1922 ईस्वी में। फरवरी 1922 में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। महात्मा गांधी जो है हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 नंबर कथन इसमें सत्य है। इसमें जो है 1, 2 और 4 नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बिल्कुल सही है। और असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। ये भी सही है। और चौथा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में साइमन आयोग को कब भारत भेजा? इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने जो है लॉर्ड साइमन की अगुवाई में साइमन आयोग को कब भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1927 में जो है साइमन आयोग भारत आया था। उन्नीस सौ 27 में जो है इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग जो है भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक का भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग ने जो है कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन जो है 1, 3 और 4 सही है। 2 को छोड़कर सभी कथन इसमें बिल्कुल सही है साइमन कमीशन के बारे में। इस आयोग ने जो है भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था।
आयोग का उद्देश्य जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और भावी संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देना था। इस आयोग ने भारत से बर्मा, मुंबई से सिंध तथा उड़ीसा से बिहार को अलग करने का सुझाव भी दिया था। क्या प्रश्न था? हाँ, इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। 1927 में जो है इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में जो है कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य जो है भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके सभी 7 सदस्य जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं करने के कारण ही इसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञातव्य हो कि इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः कथन 1 जो है सही नहीं है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं कि आयोग ने जो है केंद्रीय स्तर पर किसी भी बदलाव को करने से मना कर दिया। इसने जो है मतदान के अधिकार को वर्तमान 3% से बढ़ाकर 15% करने की सिफारिश की। इसने भारत से बर्मा, बंबई से सिंध और उड़ीसा से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव भी दिया। अगला प्रश्न है 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर कब देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये तो विश्लेषण था उसका। प्रश्न है कि भगत सिंह जो है अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये किया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में किया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस की अफसर पर हत्या की थी? अफसर की हत्या की थी। तो ये क्या था? 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उन्होंने जो 1928 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन इसका क्या है? तो सत्य कथन इसका है कि भगत सिंह ने जो है अपने साथी बी के दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। फिर है, क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद जो है किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु जैसे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु जो है सिर्फ 23 साल ही थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 23 साल, 23 ईयर। निम्न में से नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का कब ऐलान किया गया? निम्न में से नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च का ऐलान कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका ऐलान जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है दांडी मार्च का ऐलान किया गया था। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए जो है लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में जो गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह के अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये प्रारंभ हुआ था गुजरात के साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं होने वाला था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे और उस समय नमक के उत्पादन बिक्री पर सरकार का अधिकार था। महात्मा गांधी जो है अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने जो है स्वतंत्रता की व्यापक चाह के लोगों को एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है।
तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है सत्य है। इसमें केवल 1 और 2 नंबर कथन सत्य है, बाकी असत्य है। नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा का ऐलान किया था। और दूसरा कथन है कि गांधी जी ने जो है उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए कानून का सार्वजनिक से उल्लंघन किया। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका संबंध है कर्नाटक से। अंबाबाई का संबंध जो है कर्नाटक से है। कर्नाटक की अंबाबाई राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत किया था। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में जो है प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। निम्न में से प्रांतीय विधायकों में सरकार ने चुनाव का ऐलान कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1937 में जो है चुनाव का ऐलान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। कथन 1, 2 और 3 तीनों कथन इसमें सही है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है प्रांतीय विधायिकाओं को चुनाव का ऐलान 1937 में किया था। इस चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने जो है 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, वीर लखन नायक जो है किस राज्य के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा के ये थे। वीर लखन नायक जो है उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1 और 4 बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें। और चौथा है कि यह आंदोलन जो है भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों कथन जो है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन जो है फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में जो है संचार था,
राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। यह आंदोलन भारत अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने जो है देश पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये पारित किया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में जो है विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमान के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने जो है स्वतंत्र राज्यों की मांग के संदर्भ में जो है कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन जो है 1 और 2 बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 और 2 सही है। 1937 में जो है मुस्लिम संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे फासला और बढ़ गया। बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है, 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। 1930 के दशक के आखिरी सालों में से जो है लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र के मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। मौलाना आज़ाद का जन्म जो है मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं को जानकर आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और गैर मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना को दो राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया था। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था उन्होंने। निम्नलिखित में से जिन्ना के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है कथन 3 और 4 असत्य है। इसमें कथन 3 और 4 जो है असत्य है। मुस्लिम लीग के 1930 के लाहौर अधिवेशन में जो जिन्ना पाकिस्तान के प्रस्ताव रखा था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की थी। ये दोनों कथन जो है इसका बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन इसका क्या है? तो सत्य कथन है इसका कि 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे थे। ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है, जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में अहम भूमिका अदा की थी। ये कथन भी इसका सत्य है। उन्नीस 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। इस तरह से हमारा यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है और इसमें हम जो है कक्षा 8 को पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। यदि आप बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम में जो है बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिहार स्पेशल भी अवश्य पढ़ना पड़ेगा। बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम में जो है बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं जो है खान सर का और एडिटोरिया का जो है एक बुक का सॉल्यूशन करवाया हूं, जिसमें जो है बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है अब तक सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण है और वो MCQ फॉर्म में है। तो कृपया आप उसे भी अवश्य देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।